अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू से जो ओहदे का चार्ज संभालने के बाद पहले दिन ही से खूब एक्टिव दिखाई देते हैं और आवाम के दिलों में घर कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की, जिनकी अवामी खिदमत का आजकल खूब चर्चा है। बलूचिस्तान के ज़िला मुस्लिम बाग से ताल्लुक़ रखने वाले अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए थे और फिर 14 अगस्त से बतौर निगरान वज़ीर आज़म अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने पहले दिन ही नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि कह दिया था कि वो मकबूल नहीं बल्कि अवामी मफाद के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। मुल्की नज़्म व नस्क चलाने के साथ अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम भी उठाए जो सोशल मीडिया पर भी उनकी मकबूलियत का बायस बन रहे हैं। सानिया जड़ावाला के बाद हमने देखा कि वो खुद मुतासरीन के पास गए, उनके दुखों का मदावा किया। बिजली बिलों के मामले पर भी आवाम की आवाज़ बने और फौरी नोटिस लेते हुए काबीना इजलास में आवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए वहां पर भी आवाज़ बुलंद की। नाज़रीन, एक सिंगर हैं, गुलकार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक गाने के ज़रिए बोलान में बारिशों से तबाहशुदा पुल की बात की तो अवामी निगरान वज़ीर आज़म को उनका ये अंदाज़ बहुत ज़्यादा भाया। इतना भाया कि उन्होंने पुल की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया। इस मसले की जो आप कहिए कि संजीदगी थी उसको समझा। हालांकि इस सिंगर ने बड़े ही एक जिसे कहा जाए कि हल्के फुल्के अंदाज में ये मामला जो है उठाया था, लेकिन ये मामला कितना संजीदा था इसको समझा गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से और फिर हमने देखा कि इस पर एक्शन भी हुआ। नाज़रीन, सियासी बसीरत रखने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने दबंग अंदाज और बेहतरीन फैसलों की बदौलत लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं। उन्होंने इक़्तिदार के पहले 2 हफ्ते किस तरह से आवाम की खिदमत की है, इस हवाले से हमारे पास आज एक खुसूसी पैकेज है। ये रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा है। बलूचिस्तान के जिला मुस्लिम बाग से ताल्लुक रखने वाले निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने रवामा 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया और अवामी खिदमत के लिए कमर कस ली। वो पुख्ता इरादे और यकीन के साथ इस मनसब पर बैठे कि अवामी नुमाइंदगी का हक अदा करना है, जिसके लिए दिन रात की परवाह किए बगैर खिदमत का अमल जारी रखा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पहले ही कहा था कि वो मकबूल नहीं बल्कि अवामी मफाद के फैसले करेंगे, जिनसे सियासी नहीं बल्कि मुल्क कौम का फायदा हो, और यही कुछ इन 15 दिनों में देखा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने वज़ीर आज़म का ऑफिस संभालते ही वजारतों से ब्रीफिंग ली। अपनी निगरान काबीना में वो चेहरे मुतारिफ कराए जो मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने 18 अगस्त को पहली काबीना इजलास की सदारत करते हुए अपनी तरजीहात भी वाज़ेह कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। बैरूनी सरमाकारी सहूलत कौंसिल के प्लेटफॉर्म से मुकर्रर मुद्दत में मुल्क की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश करेंगे। We generally are supposed to carry on with the general policy and works until and unless we feel it, if there is a violation of rules of business या कोई बहुत blatant किस्म की कोई हमारे स्टैट्यूटरी वायलेशन हुई है, रूल्स की हुई है कहीं पर, तो उसको रीडायरेक्ट ज़रूर हम करें। और बाकी द रोल इज़ टू असिस्ट, मॉनिटर द इलेक्टोरल प्रोसेस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ दोहराया, मुल्क में कानून की बालादस्ती की बात की और इदारों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात और अमरीका समेत दीगर मुल्कों के पाकिस्तान में तैनात सफीरों से मुलाकातें की और सिफारती सतह पर मुल्क की वकार में इजाफे का बायस बने। निगरान वज़ीर आज़म ने अपेक्स कमेटी के पहले इजलास की सदारत की, जिसमें बिरादर ममालिक की तरफ से सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और तहफ़्फ़ुज़ खुराक की इस्लामी तंजीम के आला सतह वफूद के दौरों को नतीजा खेज करार दिया। सानेहा जड़ावाला पर मसीही बिरादरी से यकजहती के लिए खुद जड़ावाला पहुंचे और उन्हें गले लगाकर दुखों का मदावा किया। हम अपनी माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने का जो हमारा आदा और अज़म है, वो इसलिए नहीं है कि हमें कोई पॉजिटिव प्रेस जो है ना वो नेशनल मीडिया में मिले या इंटरनेशनल मीडिया में मिले। वी आर डूइंग इट आउट ऑफ
conviction. बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह के मज़ार पर हाज़िरी के दौरान अपनी आईनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने का आज़म किया। अवामी दुख और दर्द को अपना समझा और जब बिजली बिलों पर एतराज़ात आए तो काबीना इजलास में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए हिकमत अमली अपनाई। उनका दबंग अंदाज और मकबूल फैसलों के भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले गुलकार ने मखसूस धुन में बारिशों से तबाहशुदा पिंजरा पुल की तामीर के लिए आवाज उठाई, जिसमें वज़ीर आज़म को उनका ये अंदाज भी भा गया। बलूचिस्तान धरती से अपना फर्ज निभाओ, बलूचिस्तान धरती से अपना फर्ज निभाओ, वज़ीर आज़म काकड़ साहिब को पिंजरा पुल बनाओ। निगरान वज़ीर आज़म ने नोटिस लेते हुए मुतल्लिका इदारों को पुल तामीर करने के अहकामात जारी कर दिए। अवामी सतह पर उनके फैसलों को खूब पजीराई मिल रही है। इस्लामाबाद में बटग्राम चेयर लिफ्ट के कामयाब ऑपरेशन पर हीरोज को एक तकरीब के जरिए खराज तहसीन पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म गैर मुतज़लज़ल और पुख्ता इरादे के साथ खिदमत करते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। और नाज़रीन, अब खबर यह है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है वो जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको बहाल करने के लिए टाइम फ्रेम तलब कर लिया है और साथ ही साथ क्या लाहे अमल इसके लिए अपनाया जा रहा है। इस खुसूसी हैसियत को बहाल करने के लिए मोदी सरकार की जानिब से वो लाहे अमल जो है उसकी मालूमात भी तलब कर ली हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो भारतीय चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली और भारत से इंजमाम के खिलाफ दायर दरखास्तों के दौरान ये अहम रिमार्क्स दिए हैं। कहना जजिस का ये था कि मोदी हुकूमत को हमारे सामने आना होगा, उनको ये बयान देना होगा कि मकबूजा कश्मीर को मुस्तकिल तौर पर इल्हाक शुदा नहीं बनाया जाएगा। ये जो इक़दाम है ये बिल्कुल आर्जी तौर पर होगा और महदूद मुद्दत के लिए, लेकिन ये कब इसकी खुसूसी हैसियत जो ये बहाल कर दी जाएगी ये मोदी सरकार को हमें बताना होगा, टाइम फ्रेम देना होगा। ये मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत जिसको ख़त्म किया गया था 2019 में अगस्त के महीने में, उसके हवाले से एक बहुत अहम खबर है। इस अहम मामले पर हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, आइए देखते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत के 5 अगस्त 2019 के खात्मे के 4 साल बाद बिलाखिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत की और रिमार्क्स में वाज़ेह तौर पर कहा है कि मोदी की हुकूमत मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल करने का कोई टाइम फ्रेम या पेशरफ्त का कोई मंसूबा बनाया गया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से इस्तफसार किया कि कौम की हिफाजत बजाते खुद बुनियादी अमर है, लेकिन आपको मजबूर किए बगैर कि क्या कोई टाइम फ्रेम ज़ेरे गौर है, क्या कोई रोड मैप है। आम और अटॉर्नी जनरल आला हुकाम से हिदायत ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब यूनियन की हदबंदियों को देखते हैं तो एक तरफ मिसाल चंडीगढ़ की है जो पंजाब से निकाली गई है और बदस्तूर यूनियन सरहद है, फिर मखसूस इलाकों में पेशरफ्त होती है और यूनियन की सरहद बन जाती है। आप फौरी तौर पर उसको रियासतें नहीं बना सकते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुकूमती वकील से सवाल किया कि अगर भारतीय पार्लियामान कौमी सलामती के पेश नज़र मखसूस वक्त के लिए किसी रियासत को यूनियन में तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि कौमी मफाद के तहत क्या हम पार्लियामेंट को मखसूस वक्त के लिए ऐसा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हम चाहते हैं एक मखसूस वक्त के लिए मज़कूरा रियासत को यूनियन बनाना चाहिए, ताहम वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उसको वापस रियासत की तरफ लौटना होगा। हुकूमती वकला ने नरेंद्र मोदी के इक़दामात का दिफा किया। 5 अगस्त 2019 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख कर दिया था, जिससे मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हो गई थी। यह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल अक़वामी कानून की सरी खिलाफ वर्जी थी। बीजेपी के इस फैसले को कश्मीरी अवाम, आलमी तंजीमों और हिंदू कौम परस्त हुक्मरान जमात के नाकिदीन ने मुस्लिम अक्सरियती खित्ते को हिंदू आबादकारों के जरिए शनाख्त तब्दील करने की कोशिश करार दिया था।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा दरखास्तें दायर की गई थी, जिसमें भारतीय हुकूमत की जानिब से किए गए आईनी हैसियत पर सवाल उठाया था। दूसरी जानिब मोदी सरकार ने इस साजिश की आड़ में मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादी बढ़ाने का मंसूबा बनाया है और मकबूजा इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की कोशिश में है। ताहम आज़ादी की जदोजहद करने वाले मजलूम कश्मीर साबित कदम हैं और वो मुसलसल कुर्बानियां देकर न सिर्फ भारतीय तसल्लुत को मुस्तरद कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से अल्लाह को वो अपनी मंजिल करार देते हैं। टॉपिक्स और भी हैं जो हमें आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद करेंगे। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. Don't miss it. वेलकम बैक नाज़रीन। अभी हम बात करेंगे ईरान की, जिसने हमसाया ममालिक से अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाने के बाद ऐसे इकदामात अब शुरू कर दिए हैं कि जिनके तहत उसकी जो सरहदें हैं वो महफूज हो सकें। नाज़रीन, ईरान ने ऐसा ही एक सिक्योरिटी माहिदा जो है वो इराक़ के साथ भी किया है, और ये जो माहिदा है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये तय पाया है इस माहिदे के अंदर कि सरहदी इलाकों में मौजूद जो कुर्द अस्करियत पसंद हैं उनको गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। ईरान से जिला वतन किए गए कुर्द अस्करियत पसंद इस वक्त शिमाली इराक़ के खुद मुख्तार इलाके में सरगर्म है, जो अक्सर हमने देखा है कि मुसल्लह हमलों के ज़रिए ईरान को निशाना बनाते रहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने प्रेस ब्रीफिंग की, और इस प्रेस ब्रीफिंग में इस मायदे की तफसीलात जो हैं वो भी शेयर की। कहना उनका यह था कि इराक़ी हुकूमत 19 सितंबर तक इराक़ में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों को गैर मुसल्लह कर देगी, और अगर बगदाद मायदे को पूरा नहीं करता है तो ईरानी हुकूमत मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए इकदामात उठाती हुई दिखाई देगी। अच्छा नाज़रीन, जो कुर्द हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी जो मजमूई तादाद बताई जाती है वो तकरीबन 35 मिलियन है, जो कि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी तादाद है, और ये मुख्तलिफ जो तुर्की, शाम, इराक़ और साथ साथ ईरान के इलाके हैं वहाँ पर ये आबाद हैं, और वहीं से ये इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। लेकिन ये ईरान और इराक़ के माबैन ये जो मुआहदा हुआ है, क्या इस पर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा? क्या ईरान के पास ऐसे वसाइल भी हैं कि इन कुर्दों से इनको गैर मुसल्लह किया जा सके जिस तरह से प्रॉमिस किया जा रहा है इस मुआहदे के अंदर उसके मुताबिक? इस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ हमारे गेस्ट नजमुस साकिब साहब मौजूद होंगे, साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। हम उनसे बात करेंगे इस टॉपिक पर। ईरान और इराक कुर्द अस्करियत पसंदों को गैर मुसल्लह करने पर मुतफिक हो गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि बगदाद ने शुमाली इराक के खुद मुख्तार इलाके में सरगर्म जलावतन ईरानी कुर्द ग्रुपों को गैर मुसल्लह करने और उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने पर इत्तेफाक किया है। ईरान का कहना है कि कुर्द अस्करियत पसंद ग्रुपों को गैर मुसल्लह करने और उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने के हवाले से इराक और उसके दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। तेहरान का ये भी कहना है कि अगर बगदाद ने सितंबर के वस्त तक इस मुआहदे के हवाले से अपने वादे पूरे नहीं किए तो फिर वो खुद कार्रवाई करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जमान नासिर कनानी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि ईरान और इराक की हुकूमतों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के मुताबिक इराकी हुकूमत ने 19 सितंबर को इराक में सरगर्म मुसल्लह दहशतगर्द गिरोहों को गैर मुसल्लह करने का अहद किया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकर्रर मुद्दत में किसी भी सूरत में कोई तौसील नहीं की जाएगी। इस डेडलाइन के बाद भी अगर इराक अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो ईरानी हुकूमत मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी संभालेगी। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक नासिर कनानी ने कहा
कि बगदाद ने कुर्द अस्करियत पसंदों को इराकी हुकूमत की तरफ से फराहम करदा कैंपों में भी मुंतकिल करने पर इत्तेफाक किया है। ताहम इराकी वज़ारत खारजा के तर्जमान ने ईरान के दावों पर तबसरा करने की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उसने इस बात की तस्दीक की कि ईरान चाहता है कि इराक में कुर्द अपोजिशन ग्रुपों को गैर मुसल्लह कर दिया जाए और पनाह गजीन कैंपों में मुंतकिल किया जाए। शुमाली इराक के खुद मुख्तार इलाके में ईरान के मुतादिद कुर्द धड़ों के ज़ेर इंतजाम बहुत से कैंप आबाद हैं। तेहरान इन कैंपों को दहशतगर्द ग्रुपों के तौर पर दर्जा बंदी करता है। तेहरान ने इराक में मुकीम ईरानी कुर्द अस्करियत पसंदों पर बदअमनी को हवा देने का भी इल्जाम लगाया है। जो नौजवान कुर्द खातून मिसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे मुल्क में फैल गई थी। खबर से इदारे के मुताबिक कुर्दों की मजबूरी तादाद तकरीबन 35 मिलियन है और रवायती तौर पर वो जनूब मशरकी तुर्की, शुमाल मशरकी शाम, शुमाली ईरान और मगरबी ईरान में आबाद हैं। रवां बरस मार्च में ईरान और इराक ने अपने सरहद की हिफाजत के लिए एक माहिदे पर दस्तखत किए थे और उसके अगले ही महीने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा था कि इराक और उसकी सरहदों की हिफाजत हमारे लिए बहुत अहम है। ईरान ने गुज़िश्ता बरसों के दौरान शुमाली इराक में कई दहाइयों से जलावतन कुर्द ग्रुपों पर मुतअद्दिद हमले भी किए हैं। जुलाई के वस्त में ही इराकी वज़ारत दाखिला ने इराक के कुर्दिस्तान इलाके में हुकाम के साथ मिलकर ईरानी सरहद पर एक ब्रिगेड की तैनाती का ऐलान किया था। इस वक्त इराकी वज़ारत दाखिला ने कहा था कि बगदाद ने नई सरहदी चौकियों की तामीर के लिए तकरीबन $7 मिलियन की रकम मुख्तस करने की बात भी कही थी। ईरान और इराक 1980 से लेकर 1988 तक एक दूसरे की जंग में मसरूफ रहे हैं और इस दौरान दोनों मुल्कों का भारी जानी नुकसान हुआ था। इराक पर इल्जाम था कि उसने माहिदे को नजरअंदाज करते हुए ईरान पर हमला किया था और उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। 8 साल जंग बंदी हुई तो इराक ने मकबूजा इलाकों से अपनी फौजें बुलवा ली थीं। हालिया दौर में भी कुर्द फोर्सेस को गैर मुसल्लह करने का मकसद भी यही है कि ईरान इराक के साथ अपनी सरहदों को महफूज बना सके। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और इसी सारे मामले पे हम बात करेंगे। नजमुल साकिब साहब से साबिक सफ़ीर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं और आज हमारी खुसूसी दरख्वास्त पर हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। वीडियो लिंक पर हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, सबसे पहले तो ये कि आप और आपके प्रोड्यूसर को मुबारक, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं आप। नजम साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी ज़रा नवाजी। अच्छा नजम साहब, आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इराक की। पहले तो मैं चाहूँगी कि ज़रा आप इन दोनों के दरमियान जो एक ताल्लुक़ था, जो एक ताल्लुक़ है, और फिर इस एग्रीमेंट के बाद जो ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की जा रही है इन दोनों की जानिब से और ख़ास तौर पर ईरान की जानिब से, इस पर सर अगर ज़रा रोशनी डाल दें प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो आपको पस मंज़र में रखना है 1980 से 1988 तक जो आपकी ईरान इराक वॉर है। जी सर। यानी ये कि आपको देखना है कि इतने लंबे अरसे तक वॉर रही तो उसके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं या उससे बायलैटरल दो तरफा ताल्लुकात पे क्या फ़र्क पड़ता है, रीजनल सूरत हाल जो है वो ज़रा बैकग्राउंड में रखें। और उसके बाद ये जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई है या जो इंट्रो में आपने बात की है, उस चीज़ को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कुर्दिस्तान का पता हो। हाँ। कि कुर्दिस्तान क्या चीज़ है, ये कुर्द कौन लोग हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके क्या मकासद हैं, ईरान इसमें कहां से आ गया और ईरान इराक से ही क्यों कह रहा है कि इन कुर्दों को कैंपों में जाके यानी बिठाएं और इनकी जो हरकत और सकनात हैं उनको से शुरू करते हैं। इससे कि 1970 में ये जो है ना ऑटोनोमस रीजन बनाया गया इराक में कुर्दिस्तान का। याद रहे कि ये कोई मुल्क नहीं है, ये कोई रियासत नहीं है, ऑटोनोमस रीजन बनाया गया इराक में। दैट्स वाई कि जी वो इराक से कह रहे हैं कि जरा इनका ख्याल करें। जाहिर है कि सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, हिसाब किताब कुछ प्रॉब्लम्स ईरान को पड़ी हुई हैं, तभी ये मुआहदा हुआ। अब ये कि 2000 यानी 1970 में ये ऑटोनोमस रीजन बनता है तो 2005 में फिर ये होता है कि इसको रिकन्फर्म करता है इराक कि हाँ जी ये ऑटोनोमस रीजन जो है ना हम इसको मंजूर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सर आपने कहा कि ये कुर्द जो हैं ये सीरिया में भी पाए जाते हैं, ये टर्की में भी हैं, उधर भी उन्होंने बड़ी मुसीबत डाली हुई है टर्की को, में भी हैं, और इराक इनकी यूं समझ लीजिए कि बेस है। और ये बात जो है ये कोई 1980 की ईरान इराक वॉर से नहीं शुरू होती, ये बात 11वीं सदी से शुरू होती है। अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो लंबी हो जाएगी बात, लेकिन मुख्तसरन आपको ये बताऊं
कि ये कुर्दिस्तान का रौला जो है, ये मुसीबत जो है, और ये जो 35 मिलियन से ज्यादा लोग, ये 3 करोड़ 50 लाख लोग हैं, लेकिन चूंकि एक जगह पे नहीं है, ईरान में है, सीरिया में है, टर्की में है और ज्यादातर इराक में है, इसलिए इनका गठजोड़ होके एक बहसियत रियासत के, जिसकी के एक बाउंड्री होती है, उसकी तरफ भी यानी पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये जो 19 सितंबर की आपने बात की है ना, ये किनानी साहब से हमें पता लगा, ये इनके स्पोक्स पर्सन है ईरान के, उन्होंने बताया जी कि ये मुआहदा हुआ था, मेरा ख्याल है मार्च इसी साल में हुआ था, फिर जुलाई में इराक ने कहा कि जी हमने कुछ $7 मिलियन जो हैं वो मुख्तस कर दिए हैं कि हम बॉर्डर पे चौकियां लगाएंगे। तो अब यह है कि ईरान को थोड़ा सा खदशा हुआ है कि 19 सितंबर तो बस आने वाला है, तो एक तरह का यूं समझिए कि थ्रेट दिया है, एक तरह का बताया है कि अगर आपने ये नहीं किया तो फिर ईरान अपने तौर पे कुछ करेगा। अब सवाल ये है कि ईरान अपने तौर पे क्या करेगा। पहले तो पॉजिटिवली देखते हैं कि इराक ने और ईरान ने अगर एक मुआहदा किया है तो वो उसकी पासदारी करेंगे दोनों ममालिक, और ये जो खास तौर पे शरारती किस्म के जो दहशतगर्द किस्म के लोग हैं कुर्दों में, उनको जो है उनकी बेखकनी की जाएगी और बाकी कुर्दों को जो है वो कैंपों की तरफ लेके जाया जाएगा। ये मुआहदा था। अब अगर इस मुआहदे पे अमल नहीं करता इराक, तो ईरान के पास कई ऑप्शंस हैं। अच्छा। उसमें सबसे पहली ऑप्शन जो बहसियत सिफारतकार के मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखिए 7 मिलियन यानी मुख्तस किए सिक्योरिटी के लिए, आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी है, फिर यह है कि आपके अपने ईरान के अंदर भी कुर्द मौजूद हैं, तो आप पहले तो अपने अंदर से शुरू करें ना, बॉर्डर पे आए और उसके बाद फिर देखें कि क्या गुंजाइश ऐसी है कि आप बाकायदा तौर पे अपनी फोर्सेस भेज के तो उस यानी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट कराएं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि इन कार्रवाइयों से पहले, चूँकि आपने खुद फरमाया कि कुर्दों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कभी ऐसा भी तो हुआ कि इनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, क्यों ये मामलात जो हैं ये तय नहीं हो पाए, और क्यों हमेशा से हमने देखा है कि ईरान को भी कहीं ना कहीं कार्रवाइयाँ करना पड़ी हैं, और अब इराक भी ये कह रहा है इस एग्रीमेंट के तहत ये किया जाएगा, ये मुज़ाकरात जो है ये क्यों नहीं कामयाब हो पाए? ऐसी क्या उनके मुतालिबात हैं, ऐसा क्या वो चाहते हैं जो पूरा नहीं हो पा रहा है? सर, वो चाहते हैं कि उनकी बाकायदा एक रियासत हो, उनका बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में एंट्री हो, उनको बहसियत एक रियासत के, एक मुमलकत के तस्लीम किया जाए, और उसके लिए उन्होंने बरस हा बरस गुजर गए हैं। मैंने इस तरह बताया ना कि चूंकि तितर बितर हैं, तो जिस जगह पे भी वो हैं, वो अपने तौर पे वहां पे अपनी कार्रवाइयां करते रहते हैं। दूसरा एंगल इसका आपके सवाल का ये है, आपको पता लगे कि एक तरफ का दहशतगर्द दूसरी तरफ का हीरो है, और ये हम बहुत बातें इस पे आपके भी कई प्रोग्रामों में कि एक तरफ वो दहशतगर्द होता है, दूसरी तरफ वो हीरो होता है। तो जो कुर्दों के हीरो हैं वो ईरान के लिए, सीरिया के लिए और खासतौर पे टर्की के लिए वो दहशतगर्द हैं। अब जब दहशतगर्दों से आप मुलाकात करते हैं, उनसे आप यानी मुज़ाकरात करते हैं या कोशिश करते हैं बातचीत की, जी मामलात करते हैं या बातचीत की कोशिश करते हैं, बातचीत की कोशिश करते हैं, किसी मुआहदे पे भी आप यानी पहुंच जाते हैं, दस्तखत हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि उस भी इम्प्लीमेंटेशन में कोई ना कोई बहाना बना के हमने देखा, और खासतौर पे अगर आप अफगानिस्तान के यानी एंगल से देखें, टीटीपी के एंगल से देखें, तालिबान के एंगल से देखें, और वो जो तमाम कतर में मुज़ाकरात हुए और उसमें ये तालिबान गए यानी आने से पहले, तो उसमें हम ये देखते हैं, या फिर अमेरिका की तरफ से कि अब मई में इनखला हो जाएगा, नहीं होता, अब सितंबर में हो जाएगा, नहीं होता, तो कुछ ना कुछ असमा हो जाता है, कोई ना कोई दलीलें वजूहात निकाल ली जाती हैं कि उस एग्रीमेंट पे अमल दरामद ना हो सके। तो ये दलीलें निकालने में सिर्फ ये गिरोह या कुछ और अनासिर होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो सारी सिचुएशन थी है और जो बनने जा रही है, उसमें कुछ जो बड़ी आलमी ताकतें हैं उनका भी तो कुछ ना कुछ किरदार होगा ना नजम साहब? इसमें सबसे पहले तो मैं मुस्कुराया हूँ, आपने देखा होगा, और आपने भी जो सवाल किया है आपको भी मालूमात हैं, तो थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। जी जी। देखिए, जब 2021 में गए हैं ना यहाँ से नेटो और इधर से अमेरिकी जो आपके सारे थे, अफगानिस्तान से निकले हैं, इनखिला हुआ और उसके बाद तालिबान वगैरह आए,
उसके चंद माह के अंदर अंदर एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात की वो बड़ी अहम है, उससे आपको सारी सूरत हाल दो फिक्रों में पता लग जाएगी। ठीक सर। उसमें उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्दी जो है वो अब अफगानिस्तान से मुंतकिल हो गई है इराक की तरफ, वो मुंतकिल हो गई है साहिल कंट्रीज की तरफ या फिर मोजम्बिक की तरफ। मतलब क्या था उसका, और उसके लिए उन्होंने, मुझे याद पड़ता है, 46 यानी कि 46 मिलियन डॉलर मुख्तस किए कि हम उन यानी मुल्कों को देंगे या इस दहशतगर्दी की बेखनी जो कि अब ट्रांसफर हो गई है, मुंतकिल हो गई है। मतलब क्या हुआ कि एक चेस बोर्ड है, एक शतरंज की आप बिसात बिछी हुई है, उसमें जो मोहरे हैं वो समझ रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, ये हमारी लड़ाई है, लेकिन वो जो चेस बोर्ड के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, और उसमें मैं ये तमाम बड़े ममालिक को बीच में शामिल करूंगा, जिस तरह सीरिया की बात ले लें, उसमें रूस मौजूद है बदरजा यतम, उसमें चीन मौजूद है बदरजा यतम, यूनाइटेड स्टेट्स तो पहले दिन से मौजूद है। तो ये दो लेवल पे आपको देखनी पड़ते हैं मसाइल इस तरह के। एक है जो कि आपका ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, क्या यानी कुर्द इस वक्त कर रहे हैं, जो ईरान और इराक में बात चल रही है। एक है उसके ऊपर जो गेम खेली जा रही है, उस गेम में अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के खिलाफ है या उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से या और कुछ मसले मसाइल हैं, तो क्या अमेरिका ये चाहेगा कि कुर्द जो कर रहे हैं ज्यादतियां या वो दहशतगर्दी ईरान में कर रहे हैं वो रुक जाए? क्या चाहेगा? अच्छा, जब आप इस सवाल का जवाब यानी ढूंढना शुरू करेंगी तो फिर आपको ईरान का असल में पता लगेगा कि वो क्यों ये कह रहा है कि 19 सितंबर के बाद फिर हम ये चीजें अपने हाथ में ले लेंगे। इसलिए कि जो बैरूनी ताकतें हैं, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये अपने यानी लेक्चर्स में अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो ये समझते हैं कि वो दुनिया के तमाम ममालिक के हमसाया है, हर मुल्क उनका नेबर है और हर चीज उनके नेशनल इंटरेस्ट में आती है। तो दुनिया की वो एक सुपर पावर है, इस वक्त तक तो सोल सुपर पावर है, चाहे ब्रिक्स बनती रहे, जो मर्जी होता रहे, चाइना की जितनी मर्जी बड़ी इकोनॉमी हो जाए, पावर तो इस वक्त जो है जो यानी सुपर पावर की, वो तो अमेरिका के पास है। तो उसने कई जगह पे अपने आंकड़े अड़ाए हुए हैं, कुछ अमेरिका के हक में, कुछ आम जो आपकी जो आपकी होती है। ठीक है, यानी नजम साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो आंकड़े अड़ाने का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये चीज़ों को इतना सहल अंदाज में हल होने नहीं देगा जितने सहल अंदाज में इस एग्रीमेंट के मुताबिक ये 19 सितंबर की जो तारीख है ये दे दी गई है कि जी फौरी तौर पे उनको हम जो हैं वो गैर मुसल्लह कर देंगे, कार्रवाइयाँ सारी जो हैं रुक जाएंगी और ईरान और इराक के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत बेहतर हो जाएंगे सिक्योरिटी मसाइल को लेकर। तो इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से कोई ना कोई हमें रेजिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हम यकीनन इस पर दोबारा भी बात करेंगे, शायद 19 सितंबर के बाद कर रहे हों या उससे पहले कर रहे हों नजम साहब, लेकिन आज आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए और इस बड़ी खबर पर बात की, बहुत शुक्रिया उसके लिए। नजम साकिब आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर नजम साकिब साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। ये इंतहाई अहम खबर थी ईरान और इराक को लेकर, तो हमने ज़रूरी समझा कि इसको लाजमी डिस्कस किया जाए। अब एक और ज़रूरी चीज़ जिसको हमने लाजमन आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाना था और बनाया भी है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है, बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब पाकिस्तानियों के लिए। खबर यह है कि पाकिस्तानी नजात बरतानवी तालिबा हैं महानूर चीमा, उन्होंने जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के इम्तिहान में एक नया रिकॉर्ड कायम करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। 16 साल इनकी उम्र है। महानूर चीमा, जैसा कि मैंने बताया इनका नाम है, इन्होंने ओ लेवल के इम्तिहान में 34 मज़ामीन में A* ग्रेड हासिल करके बरतानिया समेत दुनिया भर में तारीख रकम करती है। महानूर, जिनको आप देख भी सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, उन्होंने ओ लेवल के 10 मज़ामीन का जो इम्तिहान है स्कूल, जबकि 24 मज़ामीन का इम्तिहान प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिया था। अच्छा नाज़रीन, इसमें जहानत का लेवल जांचने के लिए एक IQ टेस्ट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसमें महानूर का जो स्कोर है 161 रहा है, जो जहानत के एतबार से अगर देखा जाए तो दुनिया के सरह फहरिस्त सिर्फ 1% अफराद में शुमार होता है, उनमें यह पाया जाता है। महानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है और वो बच्चों की तालीम के लिए 2006 से 2006 में बरतानिया मुंतकिल हो गए थे। वालिदैन का कहना यह है कि बेटी के इस कारनामे से ज़ाहिर है उन्हें
ख्वाबों की ताबीर मिल गई है और ये कामयाबी किस तरह से मुमकिन हुई, उनसे बार बार ये सवाल किया जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब खुद महानूर चीमा से हम पूछेंगे, आज ही के प्रोग्राम में पूछेंगे। आज हमारे साथ वो मेहमान होंगी। लेकिन ये जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये जो IQ लेवल है जिसको उन्होंने कहा जाता है कि एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, नो डाउट, और पाकिस्तान का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया है पाकिस्तानियों का। इस बारे में पहले आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखा देते हैं जिससे हम समझ पाएंगे और आप भी कि महानूर ने असल में किया क्या है। बरतानिया में हालिया O और A लेवल के इम्तिहानी नताइज में ब्रिटिश पाकिस्तानी तालबा महानूर चीमा ने GCSE के 34 मज़ामीन में 99% A स्टार्स हासिल किए हैं। कैम्ब्रिज सिस्टम में O लेवल के बराबर इस तालीम में अक्सर बच्चे ज्यादा से ज्यादा 11 मज़ामीन में पास होना काफी समझते हैं, मगर महानूर ने फल्कियात से लेकर रियाजी और इंग्लिश से लेकर लातीनी जुबान तक इन तमाम मज़ामीन के इम्तिहानात में नुमाया नंबर हासिल किए जिनमें उसकी गहरी दिलचस्पी थी। मेंसा IQ टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा है। आइंस्टाइन कभी मेंसा टेस्ट का हिस्सा नहीं बने, मगर माना जाता है कि इनका स्कोर भी 160 होगा। महानूर चीमा ज़हानत के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 1% अफराद में से हैं। बरतानवी नशियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 16 साल की उम्र में एक मुनफरिद तालीमी एजाज हासिल करने वाली महानूर ये तस्लीम करती हैं कि वो बचपन से ही दूसरे बच्चों से बातचीत करने में हिचकिचाहट महसूस करती थीं। वालिदैन को मालूम था कि वो बलाकी ज़हीन और आम बच्चों से मुख्तलिफ हैं। उसे किताबें पढ़ने और नित नई चीजों के बारे में जानने का जुनून था। यही वजह थी कि स्कूल में पढ़ने का इनका तजुर्बा कोई खास अच्छा नहीं था। जो सबक क्लास में पढ़ाया जाता मैं वो पहले पढ़ चुकी होती थी और उससे आगे का जानना चाहती थी। महानूर चाहती थी कि वो 50 मज़ामीन में बेहतरीन कामयाबी हासिल करती। ताहम बरतानिया के निज़ाम तालीम के कवायद के तहत उन्होंने स्कूल में 10 मज़ामीन मुंतखब करके पढ़े और बाकी मज़ामीन का प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर इम्तिहान दिया। यूं 2 सालों में उन्होंने 34 मुख्तलिफ मज़ामीन में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की। महानूर के वालिदैन अपने 3 बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी महानूर की कामयाबी पर बहुत खुश हैं, मगर उन्होंने इनकी ज़हानत को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन तालीम फराहम करने पर अपना कीमती वक्त और वसाइल सर्व किए हैं। महानूर की वालदा का कहना है कि गैर मामूली ज़हीन बच्चा अपनी उम्र से आगे का सोचता है, वो सवाल करता है और अपनी राय भी देता है। महानूर ने 2 साल का कोर्स 3 माह में याद कर लिया। महानूर की वालदा के मुताबिक उनकी बेटी 7 साल की थी जब 2014 में 11+ की तैयारी करवाने के लिए इंग्लैंड से किताबें मंगवाईं। पाकिस्तान में O लेवल में पढ़ाया जाने वाला मैथ का कोर्स जो D1 से D4 तक होता है वो महानूर ने 7 साल की उम्र में ही खत्म कर लिया। 2016 में महानूर के वालिद अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर बरतानिया मुंतकिल हो गए ताकि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकें। तैयबा ने बताया कि बरतानिया आमद के बाद महानूर ने O लेवल में पढ़ाया जाने वाला मैथ का कोर्स 3 माह में मुकम्मल कर लिया, जिसके लिए उमूमन 2 साल दरकार होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता महानूर आगे बढ़ती गईं और 6 माह में डिक्शनरी पर भी उबूर हासिल कर लिया। महानूर के वालिद ने अपनी बेटी के लिए उसके बचपन से अब तक कभी कोई हदफ मुकर्रर नहीं किया, बल्कि उसको खुद मौका दिया कि अपने लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करे। पैकेज आपने देखा, रिपोर्ट आपने देखी और आपने जाना कि ये जो तालिबा हैं पाकिस्तानी नजात बरतानवी तालिबा महानूर चीमा, मैं तो उनको पाकिस्तानी तालिबा ही कहूँगी क्योंकि कोई बहुत अरसा नहीं हुआ है कि इनके पेरेंट्स जो हैं वो वहाँ शिफ्ट हुए हों। 2006 में ये वहाँ पर गए हैं। ख़ुद महानूर जो हैं वो 16 साल की हैं, वहाँ पर उनकी तालीम हुई है, लेकिन तरबियत जो है इनकी वो पाकिस्तान के वालिदैन ने की है, बड़ी ज़बरदस्त की है और पढ़ाई में भी इनका बहुत ज़्यादा में ध्यान दिखाई दिया। यही वजह है कि उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। तो इस वक्त हमारे साथ महानूर चीमा मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा महानूर, पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप इतनी क्यूट हैं माशाल्लाह, और ऊपर से आपने इतना ज़बरदस्त जो है वो कारनामा भी किया है। हम सब पाकिस्तानियों के सर आपने फ़ख्र से बुलंद किए हैं। आपके पेरेंट्स यकीनन बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि ख़ुद आप क्या महसूस कर रही हैं जब इस इम्तिहान के लिए तैयारी की थी? ये जो 24 मज़ामीन अलग से हैं और बाकी जो हैं वो स्कूल के ज़रिए हैं, सोचा हुआ था कि मैंने ये कर दिखाना है, जहन में था ये हो जाएगा?
जी, मेरा हमेशा से ही टारगेट था कि मैंने GCSE लेवल पे काफ़ी मज़ामीन करने हैं और मेरा प्लान था इनिशियली 50 का, लेकिन क्योंकि स्कूल और काउंसिल के साथ काफ़ी डिसरप्शन हुई तो फिर हमें काफ़ी सब्जेक्ट्स ड्रॉप करने पड़े और एंड में 34 का डिसीजन किया। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माय रिजल्ट्स और मैं पूरे पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे पिछले 5 दिनों में बहुत सपोर्ट और लव दिखाई है। अच्छा, और पेरेंट्स की ज़रा सपोर्ट की हम बात कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि घर का माहौल जो है वो बच्चे की पढ़ाई के लिए और उसके इस तरह से इम्तिहान में कामयाबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसकी तरफ से ज़्यादा सपोर्ट मिलती थी जब इतनी इतनी देर बैठ के ज़ाहिर है आप इन इम्तिहानात की तैयारी करती होंगी? वालिदा की तरफ से या वालिद की तरफ से, या दोनों बहुत ज़्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहे होते थे और इसमें मदद कर रहे होते थे आपकी? मेरे दोनों वालिदैन ने बहुत सपोर्ट की है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों वालिदैन के डिफरेंट रोल्स होते हैं और एजुकेशनल साइड पे मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया है। पूरी रात, जैसे आपने कहा, एग्ज़ाम्स की तैयारी में वो मेरे साथ ही बैठती थी, सारे सब्जेक्ट्स हमने इकट्ठे कवर किए, बहुत सपोर्ट थी। अच्छा, इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको सुन रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी। कुछ ज़रा मेरे लिए भी, मेरे देखने वालों के लिए भी, ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए बताइएगा कि किस तरह से ये पॉसिबल हुआ कि ये जो 10 मज़ामीन हैं ये और फिर 24 मज़ामीन जो हैं वो आपने प्राइवेट दिए और सब में ही आपने माशाल्लाह A* जो है वो आपने हासिल किया है। कुछ थोड़ा सा बताएंगी, क्या आपका स्केड्यूल रहता था? पूरी रात आपने कहा कि आप पढ़ती थी या आप कुछ और एक्टिविटीज़ में भी आप रहती थी और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी चल रही होती थी बरतानिया के अंदर? मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी काफ़ी हैं, तो स्केड्यूल को मुझे बहुत टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। तो स्कूल से आके मैं सो जाती हूँ और फिर मैं 3 से 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ाई करती हूँ और उसके बाद रात सोने से पहले फिर मैं पियानो प्ले करती हूँ। वीकेंड्स में मेरी बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन, चेस। तो पढ़ाई का पूरी रात तो मैं नहीं कहूँगी बच्चों को जागें, वो तो सिर्फ एग्ज़ाम रात से पहले जब सब्जेक्ट काफ़ी बड़ा होता था तब करनी पड़ी। लेकिन मैं बच्चों से ये कहूँगी कि आप जब एक टारगेट सेट कर लें तो आप फिर सारी अपनी साइट्स उस टारगेट पे ही रखें और ये सारी सक्सेस में कोई सीक्रेट नहीं होता, ये सारी हार्ड वर्क और डिवोशन की बात होती है। नो डाउट ऐसा। अच्छा, मैंने इसीलिए आपसे दोबारा पूछा ना कि पूरी रात, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो पाकिस्तान में सुन रहे होते हैं वो फ़ौरन से अपने बच्चों को कोसना शुरू कर देते हैं। देखिए जी, महानूर जो हैं वो उसने इसलिए ग्रेड ली कि पूरी रात, तो आज से पूरी रात ना बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। मुझे बताइएगा कि वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी होगी, आपके पाकिस्तानी दोस्त भी होंगे, वो आपकी इस तरह ये जो कामयाबी है इसको, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं जिनसे आप राब्ते में हैं, वो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमें पता चला कि आपके एजाज़ में वहाँ पर एक डिनर भी रखा गया है, तो कुछ इस बारे में बताइएगा कि जो बरतानिया के फ्रेंड्स हैं वो किस तरह से देख रहे हैं, और चूंकि आप एक पाकिस्तानी हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो इस चीज़ को पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरह से वहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है? मानूर, मेरे सारे पाकिस्तानी दोस्तों ने और मेरे पेरेंट्स के भी जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उन्होंने बहुत कंग्रेचुलेशंस दी है और मुझे बहुत मैसेजेस मिले हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कि मैंने अपने मुल्क का आज नाम रोशन किया है और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स। मेरे सारे दोस्तों ने या बरतानिया से या पाकिस्तान से, मेरे सारे दोस्तों ने मुझे बहुत सक्सेस पे कंग्रेचुलेट किया। अच्छा, एक तो हम आपको इस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं ना शो के ज़रिए, और दूसरा हम चाह रहे हैं, पूरा PTV चाह रहा है, इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान चाह रहा है कि महानूर जो हैं वो पाकिस्तान आएँ, और जब महानूर चीमा आएँ तो हम भी उनके एजाज़ में इसी तरह की एक सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान में रखें। कब आ रही हैं आप पाकिस्तान? आपका बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमारे डेफिनेट प्लान्स हैं नेक्स्ट 2 वीक्स में पाकिस्तान आने के। अच्छा, ज़बरदस्त। पे मानूर, मुझे इंतज़ार रहेगा, फिर हम आपको यहाँ स्टूडियो में मधु करेंगे, आपसे गपशप भी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान के लिए फ़ख्र हैं, अपने पेरेंट्स के लिए फ़ख्र हैं, अपनी फैमिली के लिए हैं, और इनफैक्ट जो पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद है उनका सर भी आपने वहाँ पर फ़ख्र से बुलंद किया है। बहुत शुक्रिया। महानूर चीमा हमारे साथ मौजूद थी जी, और पाकिस्तानियों में टैलेंट की किसी तौर कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में जो पेरेंट्स हैं वो चाहे पाकिस्तान में हों चाहे पाकिस्तान से बाहर हों, उनका फोकस यही रहता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर कुछ बना लें, और इसकी एक मिसाल जो है वो महानूर चीमा हमारे सामने, जिन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम किया है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे तो कुछ और मौज़ूआत पे बात करेंगे।
इस डब्बे के अंदर नहीं है बाबा, ये कहीं और है, लेकिन इस मशीन की मदद से हम इन सबको देख सकते हैं। आज की दुनिया तो बड़ी तरक्की कर चुकी है भाई। बेटा जानी, मुझे तो लगता है ये सब लोग पागल हो गए। इन सबको तेरे लड़की होने पे हैरत नहीं हो रही? मैं आप लोग को क्या नजर आ रहा हूँ? आ रहा हूँ। अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा, मैं महंगाई हूँ, मैं बगैर बताए आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे दिए बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं भी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वेलकम बैक। नाज़रीन, रुख करेंगे हम बरतानिया का, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी से सैकड़ों परवाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर हुई है। नाज़रीन, अंदरूने और बैरूने मुल्क जाने वाली तकरीबन 1200 के करीब परवाज़ें हैं जो मनसूख करना पड़ी हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर महसूर होकर रह गए हैं और उन्हें रवानगी में गैर मामूली ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है, घंटों वेट करना पड़ रहा है। बरतानवी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आने वाली जो खराबी है, इसके असरात यूरोपीय ममालिक तक देखे गए हैं, जहाँ बरतानिया के लिए परवाज़ों की रवानगी का स्केड्यूल जो है ज़ाहिर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ। मुतादिद जहाज़ों का जो रुख है वो दूसरे एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ना पड़ा और आप जो लोग आप में से ट्रैवल कर चुके हैं या करते रहते हैं वो बखूबी इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि एयरपोर्ट पर अगर आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े तो कितना ये बुरा महसूस होता है और कितनी सारी आपकी जो मीटिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो भी आपने प्लान किया होता है वो भी ख़राब हो रही होती हैं। अच्छा नाज़रीन, इब्तदाई तौर पर खदशा ये जाहिर किया गया है कि शायद सिस्टम जो है इस पर साइबर हमला हुआ था, लेकिन बरतानवी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का इस बारे में ये बयान ज़रूर सामने आ गया है कि एक तकनीकी ख़राबी थी जिसे आर्जी तौर पर दूर कर लिया गया है और इंतहाई कम परवाज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। ताहम इस मसले के मुस्तकिल हल और फ़्लाइट ऑपरेशन को मामूल पर लाने में कई दिन लग सकते हैं। और नाज़रीन, ये भी मैं आपको बता दूं कि 1916 में जब फ्रांस में पहला तैयारा हादसा हुआ तो 1922 में तैयारों को हादसात से बचाने और पायलट्स की रहनुमाई के लिए ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम है ये कायम किया गया था और उसी साल लंदन में पहले कंट्रोल टावर ने काम शुरू किया था। इसी मामले पर ये जो सारा मामला हुआ है कंट्रोल टावर्स को लेकर क्या ख़राबी हुई है, ये साइबर हमला हो सकता है नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ के वज़ीर ट्रांसपोर्ट तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ये सारा मामला क्या है और भी कितने दिन के बाद हम देख रहे होंगे कि सारी चीज़ें जो हैं मामूल के मुताबिक जो परवाज़ें हैं ये आ जा रही होंगी। इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। बरतानिया में साल के मसरूफ तरीन दिनों में एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खराबी के बायस फिजाई सफर करने वाले हजारों मुसाफिरों को ताखीर का सामना है और सैकड़ों परवाजों को मनसूख करना पड़ा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मरकजी कंट्रोल सिस्टम से जुड़े नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज में खराबी हुई है, जिसके बायस फिजाई ट्रैफिक को महदूद करना पड़ा। इस तकनीकी खराबी के बायस अंदरून और बैरून मुल्क 1200 परवाजों को मनसूख कर दिया गया। पहले से फिजा में मौजूद तैयारों को दीगर बराज़म के हवाई अड्डों की जानिब मोड़ दिया गया, जिससे हजारों मुसाफिरों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज की वेबसाइट के मुताबिक बरतानवी एयर स्पेस में रोजाना तकरीबन 7000 परवाजों को ऑपरेट किया जाता है, जबकि बरतानिया का नेशनल एयर कंट्रोल सिस्टम एक साल में तकरीबन 25 लाख परवाजें और 25 करोड़ मुसाफिरों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाता है। नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज की डायरेक्टर ऑपरेशन ने कहा कि परवाजों को मामूल पर आने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। खबर से इदारे रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि बरतानिया में मुसाफिर टारमिक पर खड़े तैयारे फंसे हुए हैं, जबकि हवाई अड्डों पर एयरलाइंस की जानिब से ताखीर और मनसूखी के ऐलानात किए जा रहे हैं। आयरिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर वाइडर एयरनाडो आयरलैंड का कहना था कि इस मसले की वजह से आयरलैंड और नीदरलैंड समेत यूरोप भर से बरतानिया आने जाने या बरतानवी फिजाई हुदूद से गुजरने वाली परवाजों में बड़े पैमाने पर ताखीर हो रही है। रॉयटर्स के मुताबिक हिथरो के तर्जमान ने कहा है कि हवाई अड्डा दीगर पार्टनर हवाई अड्डों
अड्डों के साथ मिलकर मुसाफिरों पर होने वाले असर को कम करने की कोशिश कर रहा है। हजारों की तादाद में ऐसे मुसाफिरों की बरतानी आमद का इम्कान है जो अपनी मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारने के बाद अपने घर वालों के हमरा वापस आ रहे हैं। दूसरी जानिब हवाई अड्डों और एयरलाइंस इंतजामिया ने परवाजों की ताखीर और मनसूखी पर मुसाफिरों से माजरत करते हुए मुसाफिरों को मुकम्मल रकम की वापसी करने की पेशकश की है। एयरलाइंस की जानिब से मुसाफिरों की मुश्किलात के अजाले के लिए अपने शेड्यूल में तब्दीलियां कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। रुक करेंगे जी, अब हम सूडान की सूरत हाल आपको बताएंगे, जहां जंगबंदी को यकीनी बनाने के लिए सूडानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फताह अल बुरहान 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहां पर मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की है और उन्हें सूडान जंग की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह किया है। नाज़रीन, अप्रैल में RSF के साथ जंग शुरू होने के बाद से हम देख रहे हैं कि सूडानी फ़ौज के सरबराह का ये पहला गैर मुल्की दौरा है जो इस उम्मीद पर किया जा रहा है कि मुल्क को मज़ीद खूनरेज़ी में धकेलने से रोका जा सके। जुलाई में मिस्र के सदर ने सूडान में जंगबंदी और तनाज़े को ख़त्म करने के लिए सालिसी की पेशकश की थी। सूडान की जो सरकारी फ़ौज है उसने खैर मकदम भी किया था उनकी इस सालिसी की पेशकश का, क्योंकि वक्त के साथ साथ ये जो तनाज़ा है ये संगीन होता जा रहा है, नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फ़रीक़ैन के माबैन लड़ाई गली मोहल्लों तक पहुँच चुकी है और RSF दारुल हुकूमत खर्तूम के वसी हिस्सों को कंट्रोल करती दिखाई देती है। यहाँ पर 24 घंटों की, अगर पिछले 24 घंटों की हम बात कर लें तो उसके दौरान जनूबी शहर नियाला में गोलाबारी से 39 शहरी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पिछले 24 आवर्स में 39 लोगों की जान चली गई है तो ये जंग जो है ये किस नहज पर पहुंच चुकी है, कितना ज़रूरी है ये विज़िट किया जाना जो भी किया जा रहा है। नाज़रीन, सूडान जंग का दायरा कई दूसरे शहरों तक भी फैल चुका है। ये तो हम आपको एक इलाके की सिचुएशन बता रहे थे। गुज़श्ता हफ्ते भारी हथियारों के इस्तेमाल और एक दूसरे के ठिकानों को शदीद गोलाबारी का निशाना बनाया गया था, जिस पर कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई थी। लेकिन नाज़रीन, मिस्र अब इस मसले को हल करवाना चाहता है, लेकिन हमें देखना ये होगा कि क्या दूसरा फरीक यानी RSF भी इस सालिसी को कबूल करता है या तबाही का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पैकेज दिखाते हैं आपको। सूडान में मुतहारिब धड़ों के दरमियान खूनरेज झड़पें जारी हैं। जनूबी दारफूर के रास्ते दारुल हुकूमत न्याला में घरों पर गोले गिरने से 39 शहरी जाँ बहक हो गए। फ्रांसीसी खबरें इदारे के मुताबिक जाँ बहक अफराद में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 11 अगस्त से इलाके में जारी झड़पों के बायस 50,000 से ज्यादा शहरी नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। उधर सूडानी फौज के सरबराह जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान मिस्र पहुंच गए हैं। सूडान में फौज और रैपिड रिस्पांस फोर्स के दरमियान जंग शुरू होने के बाद फौज के सरबराह का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। एक फौजी बयान के मुताबिक सूडान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने मिस्र में सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मुलाकात की है। 15 अप्रैल 2023 को नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के साथ तसादुम के आगाज के बाद ये पहला मौका था जब उन्होंने पहला गैर मुल्की दौरा किया। कौंसल ने एक बयान में कहा कि चेयरमैन बुरहान मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी से सूडान की ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुलाकात कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र ने तवील खाना जंगी और इंसानी बहरान को संगीन होने से बचाने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों के सिलसिले में सूडान के मुतहारिब धड़ों के दरमियान सालसी की पेशकश की है। सूडान अप्रैल के वस्त में अफरा तफरी में डूब गया था जब बुरहान की क़यादत में फौज और ताकतवर नीम फौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्सेस जिसकी सरबराही मोहम्मद हमदान कर रहे थे दारुल हुकूमत खुर्तूम और दीगर जगहों पर खुली लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं। इस तनाज़े ने दारुल हुकूमत को एक मैदान जंग में तब्दील कर रखा है जिसमें RSF शहर के वसी हिस्सों को कंट्रोल करती दिखाई देती है। बुरहान गुज़िश्ता हफ्ते फौजी हेडक्वार्टर से निकलने में कामयाब हो गए थे जहां वो तनाज़ा शुरू होने के बाद से मौजूद थे। उन्होंने खुर्तूम के शहर उम्दुरमान और मुल्क के दीगर मकामात पर फौजी तंसीबात का दौरा किया था। महीनों की लड़ाई के बावजूद कोई भी फरीक दारुल हुकूमत खुर्तूम या मुल्क के दीगर अहम इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका। गुज़िश्ता हफ्ते बड़े धमाके और स्याह धुएं के बादल दारुल हुकूमत के अहम इलाकों बेशमूल उसके हवाई अड्डे के करीब देखे गए थे। मिस्र की सूडानी फौज और उसके आला जर्नैलों के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। जुलाई में अल-सीसी ने सूडान के पड़ोसी मुल्कों के इजलास की मेजबानी की और जंग बंदी के मंसूबे का ऐलान किया था। सूडान जंग ने खुर्तूम और दीगर शहरी इलाकों को मैदान जंग में तब्दील कर दिया
है। बहुत से रिहायशी पानी और बिजली के बगैर रहते हैं और मुल्क का सेहत की देखभाल का निज़ाम तबाह हो चुका है। दारफोर के वसी वरीज इलाके ने तनाज़ात में तशद्दुद के कुछ बदतरीन नताइज देखे। वहाँ RSF और इत्तेहादी अरब मलेशिया की लड़ाई नस्ली झड़पों में तब्दील हो गई थी, जो अफ्रीकी बिरादरियों को निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के मुताबिक लड़ाई में कम अज कम 4000 अफराद की हलाकत का तखमीना लगाया गया है। हालांकि जमीन पर सरगर्म कारकुनों और डॉक्टरों का कहना है कि हलाकतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के महाजिरीन के इदारे के मुताबिक 4.6 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इनमें 3.6 मिलियन से ज्यादा अफराद महफूज इलाकों में भाग गए हैं और 10 लाख से ज्यादा अफराद अपनी जिंदगियों को बचाकर पड़ोसी ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।